हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के जियोग्राफी सब्जेक्ट यानी भूगोल से संबंधित अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत सरल ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए कि इसमें ये जो क्वेश्चन है, प्राथमिक लहरें क्या होती हैं, प्राथमिक लहर के विषय में प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है इस टॉपिक पर। तो आप समझेंगे मित्रों, प्राथमिक यानी प्राथमिक को हम पी से इंगित करते हैं। तरंगें, ये भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों में गुजरती हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग होते हैं उसी में तरंगें पाई जाती हैं, और इन्हीं तरंगों की वजह से मित्रों प्रायः भूकंप हुआ या जो है चट्टानों का खिसकना हुआ, चटकना हुआ, ये सब प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ये चट्टानों को आगे पीछे धकेलती हैं। ये जो तरंगें होती हैं जो ज़मीन के अंदर भीतर होती हैं पृथ्वी के, वो क्या करती हैं, चट्टानों को अपने आगे पीछे ढकेलती हैं। इन तरंगों का औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी इसकी जो औसत गति होती है मित्रों, ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड मानी गई है। इन तरंगों द्वारा धरातल पर सर्वाधिक हानि होती है। जब ये तरंगें अपने पूरी ही तरह से कार्य को करती हैं तो इस पे धरातल पर बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तमाम सारी चट्टानें, तमाम सारे जो है भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पृथ्वी में भूचाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाया जा सकता है। तो प्राथमिक लहरें जो होती हैं उनको हम इसी रूप में समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे मित्रों, ये दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महाद्वीप मग्न तट क्या होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपको चर्चा के रूप में आपको देने जा रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेंगे मित्रों, पूरी ही तरह से आप इसको समझते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन, महाद्वीप मग्न तट क्या होता है, यानी महाद्वीप मग्न तट किसे कहते हैं, ये आपसे टॉपिक पे चर्चा होगी यहाँ पर। तो देखेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट सागर या महासागर में जल के भीतर धरती का एक मग्न तट होता है। यानी जल के भीतर होता है मित्रों, जो कि एक मग्न तट के रूप में हम उसको जानते हैं। यानी मग्न तट के रूप में वो जाना जाता है। समुद्र के बीच में स्थित होता है, उसके भीतर स्थित होता है ये मग्न तट, जो किसी महाद्वीप का समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला अंश होता है। जो किसी महाद्वीप का जो समुद्र का तल होता है उससे कम ऊंचाई वाला अंश इसको मान सकते हैं। महाद्वीप मग्न तट पर पानी की गहराई कम होती है। जो महाद्वीप मग्न तट होते हैं मित्रों, इसकी जो है वहाँ पर पानी की गहराई कम पाई जाती है, अधिक गहराई वहाँ पर नहीं होती है। मग्न तट के अंत से आगे महाद्वीपीय ढलान में गहराई बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम महाद्वीपीय ढलान की ओर बढ़ते हैं, उस ओर जाने पर गहराई अधिक होती चली जाती है, लेकिन मग्न तट पर जो है गहराई कम होती चली जाती है। तो ये हमें समझना है। महाद्वीपीय मग्न तट से संबंधित क्वेश्चन किया जाए तो आपको यह नहीं भूलना है मित्रों। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका है मित्रों, इसी क्वेश्चन में तो दूसरा भाग आप समझेंगे मित्रों। इसी क्वेश्चन के दूसरे भाग को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे, महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल जो होता है 0.2% अथवा होता है, यानी कि 0.2% भी कह सकते हैं इसको हम। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यानी मानव के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भाग बताए गए हैं। जो मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट हो जाते हैं, समुद्र तट जिसको कहते हैं मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मनुष्य के लिए। इन तटों पर समुद्र का जल छिछला होता है। यानी इस तट पर जो है समुद्र का जो जल होता है, क्योंकि गहराई बहुत कम होती है तो इस जल बहुत छिछला होता है इसमें, जिससे प्रकाश इनके नितल तक प्रवेश कर जाता है। यानी कि इसके भीतर तक जो है प्रकाश जो होता है मित्रों, इसके तल तक जो है प्रवेश कर जाता है सूर्य का प्रकाश। ये हमें देखने को मिलता है जब हम महाद्वीपीय मग्न तट के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भूसन्नत से क्या आशय है? भूसन्नति क्या होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन है मित्रों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूसन्नति से क्या आशय है अथवा भूसन्नत क्या है, तो इसके बारे में आप जानेंगे यहाँ पर। तो भूसन्नतियाँ ऐसे उथले व संकरे जलीय भाग हैं जिनमें निरंतर तलछटीय जमाव, जिसको कि सेडिमेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में, होता रहता है। और तलछटीय जमाव यानी तल का मतलब जो है किनारा से लिया गया है यहाँ पर, उसका तल होता है उस छड़ छड़ करके एक जमाव के रूप में, परत के रूप में वहाँ पर जमता चला जाता है और जमाव के दबाव से तली नीचे धंसती रहती है। दबाव होता है इसलिए उसकी तल जो होते हैं वो नीचे धंसते चले जाते हैं। अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है और इन अवसादों पर समीपवर्ती दृढ़ भूखंड के दबाव से बलन पड़ते हैं। यानी कि जब अधिक दबाव पड़ता है मित्रों तो दृढ़ भूखंडों के जो है दबाव से बलन पड़ने लगते हैं, और जब बलन पड़ने लगते हैं तब भूसन्नितियों से वलित परतों का जन्म होता है। तभी वलित परतों का जन्म होता है मित्रों जब इस दबाव पड़ता है। अब वलित पर्वतों का जन्म होता है। वलित पर्वत क्या होते हैं? जो एक मतलब एक ऐसे पर्वत के रूप में होते हैं जो वलिताकार रूप में होते हैं, मतलब एक परत के रूप में, तह के रूप में वो बढ़ते बढ़ते जमते जमते जो होते एक पर्वत के रूप धारण कर लेते हैं। यानी जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उस प्रेशर से वो ऊंचे पर्वत के रूप में बनते चले जाते हैं, बलिताकार होते हैं, परत के रूप में, तह के रूप में जो है उसमें पर्वताकार वो होते चले जाते हैं मित्रों। ये हमें समझ लेना। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों अगला क्वेश्चन, भूसन्नत की हाग व डाना की परिकल्पना को संक्षेप में बताइए। यानी हाग व डाना दो हैं, हाग और डाना, इनकी परिकल्पना को संक्षेप में बता देना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा मित्रों। तो इसमें देखेंगे इन्होंने लंबे संकरे व उथले सागरों को, जिसको कि जियोसीन क्लाइन का नाम दिया, इन्होंने मेसोजोइक कल्प में 5 दृढ़ भूखंड और इनके मध्य में 4 परिवर्तनशील भूसन्नतियाँ बताई। यानी इन्होंने बताया कि जो मेसोजोइक कल्प में जो है हमको 5 दृढ़ भूखंड प्राप्त होते हैं और इनके मध्य में, इसके बीच में जो है 4 परिवर्तनशील भूसन्नतियाँ पाई जाती हैं, जो कि हमेशा परिवर्तन के रूप में विद्यमान होती हैं। भूसन्नतियाँ के किनारों पर सागरीय अतिक्रमण तथा विवर्तन का प्रभाव होता रहता है। अब आप समझ लें भूसन्नतियाँ क्या होती हैं। जो सागर होते हैं मित्रों, समुद्र होते हैं, उनके समीपवर्ती तट होते हैं, तो वहाँ पे उनके जो किनारा होता है सागर का, तो सागरीय अतिक्रमण, जब सागर जो है उफान पर होता है, उसकी लहरें जो है प्रायः अतिक्रमण करती हैं, किनारों को क्या करती हैं, अपने में लेने का प्रयास करती हैं पूरी तरह से। तो सागरीय अतिक्रमण तथा विवर्तन का प्रभाव होता रहता है। कभी कभी वो अतिक्रमण के दौरान तटों को अपने में ले लेती हैं, कभी कभी तटों को छोड़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह से आप समझें, अतिक्रमण का मतलब उसको ले लेना और विवर्तन का मतलब उसको छोड़ देना। ये सागर की स्थितियाँ होती हैं। तथा किनारे पर मोटे पदार्थों का तथा भूसन्नतियों के बीच वाले भाग में महीन पदार्थों का जमाव होता रहता है। तो जो भाग वो छोड़ता है समुद्र मित्रों, तो उस भाग छोड़ने वाले भाग में, भूसन्नतियों के बीच में वाले भाग में महीन पदार्थों का जमाव होता है। यानी महीन कण वाले पदार्थों का जमाव होता रहता है, जिसको हम मोटी बालू या सिल्क के रूप में जानते हैं। ऐसी ऐसी परतें उसमें जम जाती हैं, तो एक जमाव के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। भूसन्नत के किनारों पर दबाव पड़ने से तलछट में मोड़ पड़ते हैं। जो तलछट होते हैं उसमें मोड़ पड़ जाया करता है मित्रों, और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो इन्हीं कारणों से वलित पर्वतों का निर्माण होता चला जाता है। यानी कि समुद्र के जो तट हैं, वो जैसे आपने देखा होगा नदियों में भी इस तरह से होता है कि वो अपनी धारा को छोड़ती हैं तो रेत हो जाती है, किनारा जो है ऊंचा हो जाता है, दोनों साइड में जो है कि दर्रा के रूप में हो जाता है। तो समुद्र तो महासागर के रूप में होते ही में तो पूरी तरह से बहुत ही बड़े आकार और गहराई में होते हैं। तो वो जो तलहटी छोड़ते हैं, बीच में किनारा किनारा छोड़ते हैं, वो एक बलिताकार पर्वताकार के रूप में होता चला जाता है। तो हमको इसी तरह से समझ लेना है कि समुद्र के जो तट होते हैं वो उन्हीं के
तलछट के रूप में जिसको हम जानते हैं, वो धीरे धीरे होकर के एक वलित पर्वत के रूप में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, ये अगला क्वेश्चन आपका है, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक शक्तियाँ क्या होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बलों को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाली शक्ति होती है, बल होता है मित्रों, उसी को आंतरिक शक्ति के रूप में हम जानते हैं। इन शक्तियों की उत्पत्ति या विकास पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में इन शक्तियों का विकास होता है मित्रों। इनका प्रभाव धरातल पर तत्काल प्रकट नहीं होता। जब ये आंतरिक शक्तियाँ कार्य करती हैं तो तत्काल धरातल पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अपितु काफ़ी लंबे समय के पश्चात दिखाई पड़ता है। काफ़ी लंबे समय के पश्चात हम इसके पृथ्वी के तल पर जो है ऊपरी भाग पर कुछ जो है परिवर्तन देखने को पाते हैं। इन शक्तियों द्वारा भूतल पर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो पृथ्वी होती है मित्रों, भूतल होता है ऊपरी भाग, उस पर तमाम सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें जिस कारण भूतल पर विभिन्न प्रकार के उच्चाओं का निर्माण व विकास होता है। यानी उच्चाओं का निर्माण व विकास से तात्पर्य है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर भी ऊंचे ऊंचे टापू, ऊंचे ऊंचे जो है पर्वताकार रूप में आकार उसका बन जाता है, ऊंचा टीला बन जाता है। तो ये जो है उच्चाओं का निर्माण व विकास होता है। तो ये हमको देखने को मिलता है कि दाब प्रेशर की वजह से, आंतरिक प्रेशर की वजह से मित्रों, ये जो है जो मिट्टी होती है, जो आंतरिक जो पृथ्वी के नीचे होते हैं, जो तह होती है, वो धीरे धीरे जो है प्रेशर की वजह से एक चट्टान एक जो है पर्वताकार रूप धारण कर लेती है, बड़ा रूप धारण कर लेती है, ऊंचा टीला बना देती है। तो ये हमको समझना है। तीव्रता के आधार पर आंतरिक शक्तियों को दो भागों में जो है विभाजित किया जाता है। जो तीव्रता के आधार पर अगर देखें आंतरिक शक्तियों को मित्रों, तो इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। ये पहला भाग होता है दीर्घकालिक या पटल विरूपिणी शक्तियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि दीर्घकालिक या पटल विरूपणी शक्ति कहा गया है। दीर्घकालिक का मतलब बहुत देर में इस जो है इसका परिवर्तन हमको पटल में देखने को मिलता है, जो दीर्घकालिक रूप में दिखाई पड़ता है, बहुत देर में दिखाई पड़ता है। और दूसरा जो होता है मित्रों, आकस्मिक संचलन, और एक आकस्मिक संचलन हमको दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर, जो कि आंतरिक शक्तियों के कारण ही होता है, जो कि आकस्मिक संचलन के रूप में, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जो है एकाएक जो है पृथ्वी धंस जाती है, एक जो है गहराई, काफ़ी गहराई को लेकर के उसमें दरार आ जाती है, धंस जाती है, उसमें जो है तलहटी बन जाती है। तो ये आकस्मिक रूप से हमको देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है दीर्घकाल या पटल विरूपणी शक्तियाँ हमको देखने को भी मिलती हैं। तो ये दो तरह से देखा जा सकता है, यानी कि तीव्रता के आधार पर आंतरिक शक्तियों को दो भागों में बांटेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि दीर्घकालिक या पटल विरूपणी शक्ति होती है, और दूसरा है आकस्मिक संचलन के रूप में। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। ये जो अगला क्वेश्चन है, अपक्षय क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः पूछा जाता है मित्रों। तो अपक्षय से संबंधित, अपक्षय और अपर्दन में अंतर बताइए। अपक्षय और अपर्दन में अंतर आपको बताना है कि अपक्षय क्या होते हैं और अपर्दन क्या होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जो चट्टान होती है पृथ्वी के ऊपर या भीतर ही, जो चट्टानें जो उस पर परत होती है, तह होती है, तो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया, जब वो आपस में टूटती फूटती हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। इसको नहीं भूलना है। उसका परिवहन नहीं होता है। अपक्षय के प्रमुख कारक तापमान, इसमें कारक जो बताए गए हैं मित्रों, इसमें तापमान, वर्षा, तुषार, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव हैं। तो इसके जो कारक के रूप में हम मान सकते हैं, तापमान अधिक होने से ऐसा होता है कि जो है परतें टूटती हैं, टूटने फूटने का डर रहता है। वर्षा के कारण ऐसा होता है, तुषार के कारण ऐसा होता है मित्रों, और वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिनके द्वारा चट्टानों का एक ही स्थान पर विघटन होता है। जो चट्टानें होती हैं उनका एक ही स्थान पर क्या हो जाता है? विघटन दिखाई पड़ता है। जबकि अपर्दन जो होता है एक गतिशील क्रिया है। तो अपर्दन जो होता है वो एक गतिशील क्रिया के रूप में जाना जाता है मित्रों, जिसमें चट्टानों का टूटना फूटना तथा उसका परिवहन भी बर
सम्मिलित है। अपरदन को क्रिया भूपटल से चट्टानी मलबे को अलग कर परिवहन द्वारा उसे अपने साथ ले जाती है। ध्यान देंगे मित्रों इस पॉइंट को कि जो इसमें जो चट्टानें होती हैं, जो टूटती फूटती हैं, जो कि गतिशील रूप में कार्य होता है इसमें, तथा उसका जो परिवहन भी जो है उसको सम्मिलित होता है इसमें। जो टूटती फूटती है उसके बाद परिवहन भी इसमें ले जाने के कार्य भी दिखाई पड़ता है। अपरदन को क्रिया भूपटल से चट्टानी मलबे, जो चट्टानी मलबे बन जाते हैं, अलग कर परिवहन द्वारा उसे अपने साथ ले जाती है। वो अपने साथ ही लेकर के आगे बढ़ा देती है। अपरदन के प्रमुख कारक परिहिमानी, ये क्या होते हैं मित्रों? परिहिमानी यानी कि हिमपात होने की वजह से, पवन की वजह से, भूमिगत जल की वजह से होता है, सागरीय लहरों आदि जो है इसकी मुख्य कारण बनते हैं जब हम इसमें जो है अपरदन की स्थिति को देखने को पाते हैं। अब आप दोनों के अंतर को समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। इस अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये जो है अगला 17, इसमें देखेंगे नदी अपहरण की विशेषता बताइए। नदी अपहरण की विशेषताएं आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायः जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में कभी कभी विस्तार से वर्णन कीजिए, इस तरह से करके पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखेंगे नदी अपहरण की विशेषता को बताना है आपको। तो नदी अपहरण की विशेषताएं इस प्रकार हैं, आपको देखेंगे इसमें। सरिता की ढाल प्रवणता अधिक होनी चाहिए। नदी का अपहरण की जो विशेषताएं बताई गई हैं। अपहरण का मतलब होता है मित्रों, पहले समझ लें, अपहरण का मतलब होता है अपने में सन्निहित कर लेना, जोड़ लेना। तो नदी अपहरण जो होता है उसकी जो विशेषता है, नदी अपहरण की विशेषताएं अब आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे कि जो है इसमें जो नदियाँ होती हैं वो अपने आप में एक तरह से जो भूभाग होता है, जो उसका किनारा होता है, उसको अपने में मिलाती हुई आगे बढ़ती हैं। तो सरिता की ढाल जो होती है, नदी की जो ढाल होती है, प्रवणता अधिक होनी चाहिए। जो ढाल होती है, बहाव उसका होता है मित्रों, वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये क्रिया उत्पन्न हो पाती है। सरिता की गहराई अधिक व चौड़ाई कम होनी चाहिए। नदी की गहराई कैसी होनी चाहिए? बहुत गहराई होनी चाहिए नदी की मित्रों, तथा चौड़ाई उसकी कम होनी चाहिए, तभी ये स्थिति उत्पन्न हो पाती है। सरिता में जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी वो नदी अपहरण की विशेषता को कर पाएगी। अब आप समझ गए होंगे, जब गहराई ज़्यादा होगी तो जो भी बहाव ज़्यादा होगा, तो इस वजह से किनारा जो है उसका कटने में नदी को कम श्रम करना पड़ेगा और जो है नदी का किनारा जो है कटता हुआ चला जाएगा। वो अपने भाग को जो है, दोनों साइड के जो भाग होते हैं उसके, उसको वो अपहरण के रूप में अपने अंदर लेती चली जाती है, समाहित किया करती चली जाती है। उथली गहराई, कम गहराई होगी और चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में जो है ये क्रिया कम हो पाती है। तो अब आप पूरी तरह से समझे होंगे। आगे देखेंगे मित्रों, सरिता के प्रवाह मार्ग में कमजोर शैल होने चाहिए। जो प्रवाह मार्ग होता है, बहाव होता है जो नदी का मित्रों, उसमें जो है कमजोर शैल होने चाहिए। उसका कमजोर शैल होने का मतलब जो भूभाग है, जो उसका किनारा है, वो कमजोर होगा, तभी वो अपने अपहरण के कार्य में उसको ले पाएगी, अपहरण के अंतर्गत उसको अपने में कर पाएगी मित्रों। यदि शैल उसके कठोर होंगे, यानी कि जैसे पत्थर वगैरह या पथरीले टकरीले उसके जो शैल होंगे, तो वो अपने अपहरण कार्य में उसमें विघ्न उत्पन्न करेगा। इसलिए जो है कमजोर शैल वाले जो किनारे होते हैं, प्रवाह में जो है वो मार्ग में जो आते हैं, उन्हीं को अपने अपहरण के रूप में लेती है। सरिता की धारा में बोझ या मलबा की मात्रा कम होनी चाहिए। जो बहाव होता है नदी का, उस धारा में जो है मलबा या बोझ का कम होना ही उसकी तीव्रता को बताएगा। यदि वो बोझ या मलबा से दबा होगा, रास्ता उसका अवरुद्ध होगा, तो उसकी धारा तीव्र नहीं हो पाएगी। तीव्र नहीं होगी तो ये कार्य नहीं हो पाता है, अपहरण का कार्य। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवन का अपरदन कार्य समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पवन का अपरदन कार्य क्या है, इसके विषय में जानेंगे। तो पवन का अपरदन कार्य आपको बताएंगे। यहाँ पर पवन के द्वारा अपरदन की क्रिया 3 रूपों में संपन्न होती है। ये क्रिया कितने रूपों में संपन्न मित्रों? 3 रूपों में संपन्न होती है, जिसको कि पहला है अपवाहन। पहला हम अपवाहन के रूप में जानते हैं, जिसको कि डिफ्लेशन के रूप में इंग्लिश में समझते हैं मित्रों।
इसका तात्पर्य शैल चूर्ण की उड़ाव क्रिया से है। जो शैल चूर्ण होते हैं वो उसको उड़ाने का कार्य करती है कौन? ये वायु। तो पवन का अपर्दन, पहला पॉइंट ये आपको जानना है। जो छोटे छोटे कण होते हैं, शैल होते हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं, तो अपवाहन के रूप में वो उसको अपने साथ लाती है पवन पवन अपर्दन में। और जो दूसरा पॉइंट आपको समझना है इसमें, अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब अब्रेशन। जो अब्राशन होता है तो अपर्दनात्मक यंत्रों के द्वारा चट्टानों के घर्षण तथा परिमार्जन की क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। तो अपघर्षण के द्वारा, जिसको कि अपर्दनात्मक यंत्रों के द्वारा, जो भी अपर्दनात्मक यंत्र होते हैं उनके द्वारा चट्टानों के घर्षण तथा परिमार्जन से क्रिया को अपघर्षण के रूप में हम जानते हैं मित्रों। तो इससे भी पवन का अपर्दन कार्य उत्पन्न होता है। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट जो आपको समझना है, तीसरे पॉइंट में सन्निघर्षण। ये सन्निघर्षण क्या है मित्रों, पूरी तरह से आप समझेंगे। सन्निघर्षण जो होता है इसको एटलीशन कहते हैं। चट्टानों के परस्पर रगड़ने, यानी दो चट्टानें जब आपस में परस्पर रगड़ करती हैं, टूटने फूटने एवं छोटे कणों में परिवर्तित होने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। तो आप तीनों पॉइंट्स को समझ गए होंगे, यानी सन्निघर्षण, और तीसरा पॉइंट सन्निघर्षण, दूसरा पॉइंट अपघर्षण, और तीसरा पॉइंट जो है अपवाहन। तो ये चारों ही पवन का अपर्दन कार्य के लिए आते हैं, जो पवन के अपर्दन कार्य में सहयोग करते हैं और पवन के साथ कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखेंगे जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसको कि ये जो है सेमेस्टर 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है, पूरी तरह से समझेंगे मित्रों इसको, कि जो नदी पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली जो नदी या नालों को यदि गिरने वाले पानी जो उसके गिरते हैं नीचे, पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, वो धारा पतली अगर होती है, वो धारा कैसी होती है? पतली होती है, तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। उसी को हम जलप्रपात के रूप में समझते हैं। और यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, उसे महाजलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात को दो श्रेणी में समझ सकते हैं, एक जलप्रपात, दूसरा जो है महाजलप्रपात। तो ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक जलप्रपात के रूप में और दूसरा महाजलप्रपात के रूप में जाना जाता है, महाजलप्रपात। तो जो जलप्रपात होता है ये सकरे रास्तों से इसकी धारा कम होती है, लेकिन जो महाजलप्रपात होता है उसका जो है काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, उसकी धारा काफ़ी जो है बड़ी होती है, इसलिए इसको महाजलप्रपात के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 20। यू आकार की घाटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है सभी यूनिवर्सिटियों में। यदि हम भूगोल सब्जेक्ट को, जियोग्राफी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो प्रायः ये क्वेश्चन पूछा जाता है अतलोत्तरीय रूप में कि यू आकार, जो यू आकार है मित्रों, ये यू आकार की घाटी पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखेंगे पहाड़ी भागों में जब पहले से बनी हुई वी आकार की घाटियों में हिमनद के सतत रूप से प्रवाहित होने के कारण घाटी की गहराई एवं ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर यदि इसका आकार पहले से वी टाइप में बना हुआ है, तो इसकी जो गहराई है, ये गहराई धीरे धीरे क्या होती है मित्रों? कम होती चली जाती है। ये गहराई कम होती चली जाती है। तो कारण घाटी की गहराई एवं चौड़ाई में वृद्धि होती है। ये गहराई, कारण घाटी की गहराई एवं चौड़ाई में वृद्धि होती रहती है, यानी सतत जो है उसमें वृद्धि होती है। तब इस घाटी का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान हो जाता है। ध्यान देंगे मित्रों, ये जो वी आकार बताया गया आपको, इसकी गहराई जब काफ़ी, चौड़ाई भी बढ़ती चली जाएगी और गहराई भी बढ़ती चली जाएगी इसका, तो ये किस आकार में हो जाएगा? तो ये यू आकार में बन जाता है, अर्थात इसका आकार किस रूप में हो जाता है? यू अक्षर के समान हो जाता है।
इसी कारण इसे यल आकार की घाटी कहते हैं। क्या घाटी, कौन सी घाटी कहते हैं मित्रों? यल आकार की घाटी कहा जाता है इसको। इस प्रक्रिया में इनके किनारे लंबवत तथा तली सपाट एवं चौरस हो जाती है। यानी कि जिसका प्रक्रिया में जो है इनके किनारे जो होते हैं वो लंबवत हो जाते हैं। जो किनारा इसका होता है ये जो है बहुत ही लंबवत हो जाता है तथा तली जो होती है, इसका जो तली होती है वो सपाट एवं चौरस हो जाती है। इनका पार्श्ववर्ती ढाल अवतल ढाल वाला हो जाता है। एक अवतल ढाल के रूप में जो पार्श्ववर्ती ढाल होता है, ये अवतल ढाल के रूप में बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की योसेमाइट योसेमाइट की घाटी हिम निर्मित या आकार की घाटी है। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये यू निर्मित घाटी, हिम निर्मित या आकार की घाटी बनी हुई है। हिम निर्मित है अर्थात बर्फ से बनी हुई ये घाटी है मित्रों, जो कि पूरी तरह से हिम निर्मित है और इसी आकार की घाटी मानी गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यू आकार की घाटी क्या होती है। इस पर यदि आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया तो आप लिख सकते हैं। यू घाटी का विस्तार से वर्णन कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मित्रों मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेस करें। शेष इसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको पुनः अगले वीडियो में दूंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।